बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हमारा जो मौजू है बड़ा हसास, और इस मौजू में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपने इसलिए गौर से इस इंटरव्यू को देखना है कि आज शख्सियत तो हमारे पास बहुत पुरानी है, अक्सर आप देखते रहते हैं, तारुफ के मुताज नहीं है, क्योंकि कभी एजुकेशन के मौजू पर तो कभी सियासत के मौजू पर हम इन्हें तकलीफ़ देते रहते हैं। लेकिन आज हमने करियर काउंसलिंग के हवाले से इनको मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। आपने कई दफ़ा देखा तो होगा कि कोई तोते की फाल निकलवाने में मसरूफ़ है कि पूछते हैं तोते से कि हमारे मुस्तकबिल का क्या बनेगा। भला तोता क्या बता सकता है कि क्या बनेगा या ना बनेगा। कोई नजूमी के पास बैठा हुआ है जाके कि हमारे हाथों की लकीरें क्या कह रही हैं, जबकि इस्लाम में ऐसी चीज़ें मना है, फरमाया गया है। ये गुनाह में आता है कि हम किसी नजूमी से जाके अपने हालात का पूछें कि क्या हो रहा है। हमारा फिर अल्लाह से एतबार उठ गया है, एतमाद उठ गया है, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुस्तकबिल के बारे में देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इसके अंदर एबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, सलाहियत ये आगे बढ़ने की रखता है या नहीं रखता, या अगर नहीं रखता तो इसकी सलाहियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ऐसे वो शख्स होते हैं जो अपनी मोटिवेशन के ज़रिए बंदे के जो अंदर क्वालिटी होती है उसको पॉलिश भी करते हैं, बेहतर बनाते हैं। तो आज हमारे पास फिर एक दफ़ा अजीम स्कॉलर, तज्ज़िया नगार, कालम नगार, मोटिवेशनल, बेशुमार अलकाब जनाब कमरुज़्ज़मान फ़ती साहब के लिए। तो इनसे पूछते हैं कि कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बंदा क्या है, इसके अंदर क्वालिटी क्या है, अगर नहीं कुछ तो आगे बढ़ेगा कैसे, बढ़ने की सलाहियत ये कैसे बता सकते हैं। मैं अब तक नहीं समझा कि अंदर बंदे के एक ज़ीरो है, क्वालिटी नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो चलते हैं कमरुज़्ज़मान फ़ती साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल है आपका, खैरियत से? करम, आप सुनाएं सर। एजुकेशन के सिलसिले में तो आपसे बात होती रहती है, साथ साथ आप सियासी हवाले से भी आपसे बात करते हैं। लेकिन आज जब मुझे ये पता चला कि आपने करियर काउंसलिंग के हवाले से भी हमसे बात करनी है और ये बताना है कि एक बंदा बिल्कुल ज़ीरो है लेकिन उसको हम छोड़ नहीं सकते कि वो उसी तरह वो ज़ीरो रहे, हम उसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे वो सब मुमकिन है, ये आज मैं आपके सुनना चाहता हूँ आपकी ज़ुबान से कि आप किस तरह इस ऐसे लोगों की पहचान करते हैं या आगे लेकर कैसे जाते हैं। बिल्कुल जी सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पे बात करूं। बेसिकली करियर काउंसलिंग होती क्या है? करियर काउंसलिंग का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं हाथी को कहूँ दरख्त पे चढ़ जाओ तो वो नहीं चढ़ सकेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटीज़ नहीं है। अल्लाह ने ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने हम दोनों को देखने की एबिलिटी दी है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हम सब दोनों को बोलने की एबिलिटी दी है। तो अगर बाहर से एक बंदा आए कहे जी बाहर एक गूंगा मुंडा बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, मानने के नामुमकिन। इसका मतलब है एबिलिटी हो तो यू कैन कन्वर्ट इनटू स्किल। बिल्कुल बिल्कुल। महारत में उस वक्त चीज़ कन्वर्ट होती है जब एबिलिटी हो। अगर मैं हाथी को कहूँ दरख्त पे चढ़ जाओ तो एबिलिटी नहीं है। आप 100 साल उसे मोटिवेट करते रहे, बिल्कुल ऐसा है, तुम चढ़ सकते हो, तुम चढ़ सकते हो, तुम चढ़ सकते हो। आज के मोटिवेशनल स्पीकर ये काम करते हैं। ठीक है, अगर उसने कर लिया तो आपको क्या मसला है। बिल्कुल भाई जिस तरह जानवरों में मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, इस तरह अल्लाह ने इंसानों में भी मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग कहते हैं जी यह बच्चा नालायक है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बच्चा नालायक नहीं होता, उस्ताद नालायक होता है जो उस बच्चे को समझ नहीं पाता। ऐसा ही अल्लाह ने हर बच्चे को एक अलहदा से स्किल सेट दिया होता है। स्किल सेट कहते हैं हम मुख्तलिफ स्किल्स का कम्बिनेशन। ठीक है, किसी को अच्छा डॉक्टर बनने के लिए,
किसी को अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, किसी को अच्छा फिलोसोफर बनने के लिए और किसी को अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। काम क्या है कि हम उस सलाहियतों को पहचाने और पहचानने के बाद उन्हें एक जो अल्लाह ने आपके लिए बेहतर बनाया है उस पे गौर व फिक्र करके उस बच्चे को उस राह पे डालें। मतलब मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में अगर कोई कहता है ना कि ये बच्चा नालायक है, आप मुझे दें, मैं आपको उस बच्चे को लायक बना के देता हूँ अल्लाह के फजल से। लेकिन फिर जैसे उनके वालिदैन ने मैंने कहना है, उनके वालिदैन ने भी फिर वैसे चलना है। ठीक है। अगर वो चलेंगे, नालायक बच्चा नहीं होता, वही बच्चा लायक बच्चा बनेगा। क्योंकि ये मेरी 20 साल की रिसर्च का लबे लबाब है। तो जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो करियर काउंसलिंग में हम सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, फिर पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं, फिर बच्चे के इंटरव्यूज़ करते हैं, फिर हमें समझ आती है कि इस बच्चे में अल्लाह ने कौन सी सलाहियत रखी है और इसे आगे फ्यूचर में कौन सा फील्ड ज्वाइन करना चाहिए। आज 90% बच्चे कंफ्यूज हैं कि उन्हें आगे को क्या पढ़ना चाहिए। तो ये करियर काउंसलिंग मॉडर्न एज में बहुत ज़रूरी हो गई है। हम तो बिजनेसमैन जितने हैं, घर की वो मिसाल देते हैं, सब्ज़ी लानी हो तो हम फिजिबिलिटी बनाते हैं। तो क्या बच्चे की पर्सनालिटी पे फिजिबिलिटी नहीं बननी चाहिए? ठीक। तो उसके रिसोर्सेज के मुताबिक हम क्या करते हैं, जब उसका पर्सनालिटी एनालिसिस हो जाता है तो फिर पर्सनालिटी एनालिसिस के बाद देखते हैं उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं। उन रिसोर्सेज की बुनियाद पे उसे प्लान करके देते हैं कि फ़ला यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें। तो इस सारे प्रोसेस को हम करियर काउंसलिंग कहते हैं। कमर साहब, ये बताइएगा कि अभी आपकी बातों में जो मुझे नज़र आया, आपने ये कहा कि नालायक उस्ताद है, बच्चा नहीं, नालायक वालिदैन हैं, बच्चा नहीं। तरबियत में तो कोई कसर वालिदैन भी नहीं छोड़ते, और जो 8 घंटे 6 घंटे उस्ताद के पास होता है बच्चा, वो भी अपने मेरे ख्याल में पूरी मेहनत कोशिश करता है बंदा। लेकिन अगर हम देखें कि बच्चे में एबिलिटी, मैं बात करूँगा, एक हमारे कॉलम नगार हैं, बड़े पुराने तजिया नगार हैं, मुन्नू भाई प्राइमरी पास नहीं थे, लेकिन उनके कॉलम में इतनी जान होती थी कि वो आने वाले वक्त के मुताबिक इतना तजिया कर देते थे कि बिल्कुल 100% में 110% वो दुरुस्त होता था। उनके अंदर अब ये एबिलिटी मौजूद थी, जो कि शुरू में अगर वो नहीं पढ़े लिखे तो इसमें क्या कहूँ मैं, उस्ताद की गलती, वालिदैन की गलती, या उनका अपना माइंड ही नहीं है। उसके अलावा एक और बात कि हमने चूज़ करना होता है, बच्चा जो जब फर्स्ट ईयर में जाता है तो हम कहते हैं जी आप इंजीनियरिंग करें, या फिर कहते हैं मेडिकल कर लें, ये कर लें जी, वो कर लें, जबकि बच्चे का अपना माइंड नहीं होता, हमारा माइंड होता है। तो माइंड बच्चे का होना चाहिए, मतलब ये है आपका? जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हर बच्चे में मुख्तलिफ सलाहियतें जब होती हैं तो आप उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक उसे फील्ड ज्वाइन करवाएं। ठीक है। फिर क्या होगा, देखें, एक होता है पैशन और एक होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ज़िंदगी के साथ बदलते रहते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, बचपन में आपको किस चीज़ का इंटरेस्ट था? हाँ, गेम थी। हाँ, बिल्कुल। थोड़े से बड़े हुए इंटरेस्ट चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसा है। आज आपका इंटरेस्ट बिल्कुल चेंज है। ऐसा ही है। इसका मतलब है इंटरेस्ट हमेशा बदलता रहता है, जबकि पैशन बदलता नहीं। अब पैशन और इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है? पैशन ये है कि वो काम जिसको करते हुए आप थके ना, दैट इज़ योर पैशन। ठीक है। मसलन आप अगर इंटरव्यू करते हुए थकते नहीं और इंजॉय भी करते हैं इसको, दैट मीन्स कि आपका एंकर पर्सन आपका पैशन है। अब अगला काम आ जाता है उस पैशन में रिफाइनमेंट लाना, उसको स्किल बनाना। ठीक है। उसके लिए उस्ताद चाहिए। वो उस्ताद उसकी नोक पलक, उसकी बोलने का अंदाज़, उसकी चीज़ों को डिस्क्राइब करने का अंदाज़ वो बेहतर करे, तो वो बच्चा, वो बंदा आउट क्लास परफॉर्मेंस देगा और वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगा। नहीं, एक बच्चा है उसमें पढ़ने का शौक़ भी है जी, डिग्री भी बेहतरीन तरीके से हासिल कर रहा है, ज़हीन है, मेहनती है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर का एक ऐसा इंसान है जो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। जी, ऐसे भी होता है। उसमें होता ये है, इंसान की पर्सनालिटी सर 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। इंटेलिजेंट कोशेंट, जो आप बर्थ से लेकर 7 साल तक इंटेलिजेंट कोशेंट 90 to 95% बिल्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा है टेक्निकल कोशेंट, जो आप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस
और शॉप से सीखते हैं। जैसे अगर मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ तो मैं एक दुकानदार के मैकेनिक की दुकान पर जाऊँगा, कहूँगा उस्ताद जी काम सिखा दो, 2-2.5 साल में वो काम सिखा देगा। इसी तरह अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो मैं एफएससी करूँगा प्री इंजीनियरिंग और यूईटी से इंजीनियरिंग करूँगा मैकेनिकल, तो मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल क्वोशेंट, EQ जिसे कहते हैं। इमोशनल क्वोशेंट में पाकिस्तान में कोई फॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है। जो बच्चा ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाता उसका इमोशनल क्वोशेंट वीक होता है, क्योंकि हमारे अदारों में ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। कभी आपने क्रिएटिव थिंकिंग पे लेक्चर लिया हो, किसी कॉलेज में डीप थिंकिंग पे लेक्चर लिया हो, तो अब ये क्या है बुनियाद। बुनियाद क्या है? जिस तरह इमारत है उसकी बुनियाद होती है, जिन्हों नीया कहते हो पंजाबी च। अब नीया जिन्हों कहने हैं वो बुनियाद जड़ी है मजबूत होगी तो उत्ते जाके मजबूत हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। तो असल चीज़ समझने वाली है कि इंसान की बुनियाद क्या है। इंसान की बुनियाद सर 4 मॉड्यूल हैं उसमें और 17 स्किल हैं। ठीक है। पहली बेसिक स्किल्स, दूसरा थिंकिंग स्किल्स, तीसरा सोशल स्किल्स और चौथा पर्सनल स्किल्स। अगर ये 17 स्किल बच्चे के इम्प्रूव कर दिए जाएं तो बच्चे का ना सिर्फ एजुकेशन में इंटरेस्ट होगा बल्कि वो अपने करियर पे फोकस करके वो सक्सेसफुल बंदा बनेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड करियर काउंसलिंग। लेकिन मैं फिर एक बार आपकी तरफ आऊँगा दोबारा। एक बंदा PhD है जी, PhD करके बैठ जाता है, लेकिन उसके अंदर इतना हौसला नहीं है कि जाके किसी से बात कर सके। उसमें क्या सर ये इमोशनल क्वोशेंट नहीं है ना उसका। इमोशनल क्वोशेंट क्या होता है? वो स्किल जो आपके जज्बात से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं अपनी अम्मा से कह सकता हूँ मामा आज मैं 500 प्यार कर रहा हूँ, कल मैं 5000 करूँगा, नहीं कह सकता। और प्यार की कोई लिमिट भी नहीं होती। ऐसा ही है। वो स्किल जो आपके जज्बात से तल्लक रखते हैं दैट इज कॉल्ड इमोशनल क्वोशेंट। मसलन कम्युनिकेशन स्किल्स हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इमोशनल क्वोशेंट है। कॉन्फिडेंस इमोशनल क्वोशेंट है। क्रिएटिव थिंकिंग, इत्मीनान की कमी है बस। जी, इत्मीनान की कमी है। तो कैसे बहाल किया जा सकता है फिर वो? सर उस बंदे को आए मेरे पास, मैं इंशाल्लाह आई विल इम्प्रूव। नहीं, आपकी बात पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, बाहर के मुल्कों में भी आपका ये पैगाम जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके पास तो आना ठीक है, अगर नहीं भी कोई आपके पास आ सकता तो यहाँ से आप बता तो सकते हैं कि यार ऐसा पहला स्टेप वो ले कि आगे ऐसे बढ़ सकता है, वो उसके अंदर का जो इत्मीनान खो चुका है वो बहाल हो सकता है। जी, उसे क्या चाहिए कि अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है। एक छोटा पार्ट ले, उसका टाइम तय करे कि ये टारगेट है मेरा और इसको मैं वो इतना छोटा हो कि जो वो कर सके। ठीक है। ये ना हो कि उसके लिए वो मुश्किल हो। जैसे ही वो उस पार्ट को कंप्लीट करेगा तो उस बंदे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है। फिर अगला पार्ट ले, करते 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 फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को बढ़ाता जाए। ये ऐसे ही है जैसे खाना, आप रोज़ाना की एक नवाला बढ़ा लें, एक वक्त आएगा आप 30 रोटियां खा लेंगे। खुराक नींद जितनी बढ़ाना चाहे बढ़ जाती है और जितनी कम करना चाहे कम हो जाती है। ठीक है। तो इसी मेथड को अप्लाई करके वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर सकता है। अगर कोई उसे मसला आए तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करे, आई कैन हेल्प हिम। मारा है, ठीक हो गया। तो इस सिलसिले में ये चाहूँगा कि अपना ज़रा सेल नंबर भी बोले ना आप, ताकि पता चल सके कि आप हमने इस नंबर पे रब्ता करना है। जी, 0307 19000093। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं इस वक्त। अगर कमरुज़्ज़मान फ़ती साहब से आपने रब्ता भी करना हो तो इस नंबर पे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, आगे लेकर तो जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी परेशानी का सबब ये होता है कि बच्चे सहमे सहमे डरे डरे रहते हैं। तो मैं कमर साहब ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये शख्स जो है इस खूबी को हमने यहाँ तक लेकर जाना है, या फिर कभी ये ऐसा भी होता है कि आपने माइंड बना लिया हो यार ये आगे नहीं बढ़ सकता, अब छोड़ दो, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं? सर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। 2 लाख? 2 लाख पूरी दुनिया में। ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं ट्रेनर हूँ। ठीक है,
2 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, मैंने जब भी उनमें से आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया मेरे पास जिसको सही करने की मैंने कोशिश की और वो सही ना हुआ, अल्लाह के फजल से। चलता रहा सिलसिला अल्लाह के फजल से। मतलब तहमीना दौलताना का बेटा और भी बड़े पर्सनल लेवल पे ये चीज़ें हैं जिनको मैं मतलब पर्सनल कोचिंग करता हूँ। एक बंदा पर्सनल कोचिंग का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम लोगों ने दिया था। पर्सनालिटी ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट हमने दिया था। मतलब एक बंदा सियासतदान बनना चाहता है, उसमें कौन से स्किल होने चाहिए? एक बंदा टीचर बनना चाहता है, उसमें अंदर कौन से स्किल होने चाहिए? एक बंदा CSS करना चाहता है, कौन से स्किल होंगे तो वो CSS कर सकता है। ठीक है। तो हम ये प्री एनालिसिस करके बता देते हैं कि आया आप CSS कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक, ये ऐसे ही है असल में। लोग, मैं एक जगह गया तो मैंने पूछा, भाई आप में से कौन कौन कामयाब होना चाहता है? सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, आप सारे कामयाब तो होना चाहते हैं, कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? सब ने कहा जी मेहनत। मैंने कहा अगर मेहनत है, मैं ये दीवार गिराना चाह रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है। कामयाबी यही है ना कि जो टारगेट आप सेट करें उसे अचीव करें। मेरा टारगेट है ये दीवार गिराना, तो मैं इसको उठ के टकरे मारना शुरू कर दूँ, दीवार गिर जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं गिरेगी। क्यों? कि मेरी डायरेक्शन सही नहीं है। तवानाई ज़ाया करने की है ना, करने जितनी। तो मेहनत से कामयाबी सिर्फ नहीं मिलती, कामयाबी मेहनत के साथ साथ अगला स्टेप है आपकी फाउंडेशन, बुनियाद। उससे अगला स्टेप क्या है? बुनियाद के बाद उससे अगला स्टेप ये है कि आपको आउट ऑफ बाउंड सोचना पड़ेगा। ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप है कि आपको अपनी रिवीजन और हर वक्त चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कहीं मैं अपने प्लान के मुताबिक चल रहा हूँ, और उसके लिए करियर काउंसलर चाहिए जो आपकी इन सारी चीज़ों को देखे और आपको बताए कि विच फील्ड इज़ बेटर फॉर यू। कमर साहब, ये बताइएगा कि आपने टीचर ट्रेनिंग भी की, उसके बाद स्टूडेंट ट्रेनिंग भी होती है, साथ साथ आपने पुलिस ट्रेनिंग का भी सिलसिला जारी रखा। जी जी। तो UMT से आप पढ़े हैं और वहाँ पे फिर आपने ट्रेनिंग का सिलसिला भी जारी रखा। कभी ऐसा भी हुआ है कुछ असातिज़ा भी दरमियान में बैठे हों और आप ट्रेनिंग दे रहे हो? मैंने जिनसे इंग्लिश सीखी थी ना, तो वो फीमेल थी मेरी टीचर ना। हाँ। 2001 में मैंने उनसे इंग्लिश सीखी नहीं, पढ़ी, और फिर मैंने अपने मेथड इवॉल्व किए और उसी बंदी ने बाद में फिर मुझसे इंग्लिश सीखी। जिसने पढ़ाया उसने सीखी। ठीक है। मतलब सीखना और पढ़ना दो अलग स्टेप्स हैं। बिल्कुल ऐसा। जैसे हम घरों में सिलाई कढ़ाई सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, कभी दोबारा सीखनी पड़ी ड्राइविंग आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दफ़ा सीखते हैं, सारी ज़िंदगी वही रहती है। ऐसा ही है। तो व्हाट्स रीज़न हम आज वी कांट स्पीक गुड इंग्लिश? व्हाट्स रीज़न कुरान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ? बिकॉज हम इंग्लिश को और कुरान को पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं, सीखते नहीं। जिस दिन हम इसको सीखेंगे इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, और दोबारा सीखनी नहीं पड़ेगी। सीखना समझना ज़रूरी है। ज़रूरी होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम रट्टा बेस्ड है। जब तक हम इसे सीखने और सिखाने पे नहीं लेके जाएंगे चीज़ें ख़राब रहेंगी। हमारे एक दोस्त हैं, अपना बातों से बात चल रही है, डॉक्टर अरशद इकबाल चट्टा साहिब, जी। गुजरांवाला चट्टा हॉस्पिटल के डॉक्टर क्या नाम है, ऑनर हैं जी। तो अगले दिन उनसे बातचीत हो रही थी, तो ना वो बैठे बैठे अचानक ही कहने लगे, शानी साहब पहले जो नमाज थी लोग शराब पी के आ जाया करते थे, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें आने दें, शराब पी के वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर कुछ देर बाद कहा, भाई जब शराब आपने पीनी है नमाज नहीं पढ़नी, शराब पी के घर में बैठ जाएं या नमाज पढ़ के शराब पी लें। फिर कुछ देर बाद हुक्म ये हुआ कि बिल्कुल अब शराब हराम है। तो उनको बताया कि भाई आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपकी समझ की तरफ आ रहा हूँ जी। कि समझना ज़रूरी क्यों होता है। जी। कि वो नमाज तो पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं आती थी पढ़ते क्या हैं। ठीक है, चंद सहाबा ने भी गलतियां की, लफ्ज़ों की गलतियां कर दी, तो वो समझने से कासर हो गए कि हम क्या कर रहे हैं, किससे मुखातब हैं, क्यों मुखातब हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा आज का ये जो हमारा मौलवी है, आलम है, थोड़ी सी मेहनत कर ले। उन्होंने कहा देखिए बड़ा बिजी टाइम होता है उनका, लेकिन उन्होंने कहा यार एक मिनट ठहरो,
मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, एक लाइन बंदूकी लगी हुई है, जो बड़ा मौलवी है उसको अंदर बुला लेते हैं, आलम बुला लेते हैं। जब उसको बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी ये बताइएगा कि अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, इसका तर्जमा मुझे सुना दें आप। उसने कहा जी ये अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो मैं पूरी पढ़ता हूँ, तो अरबी में नमाज है, इसमें तर्जमे की तो ऐसी बात नहीं है, ज़रूरत नहीं। उसने कहा कि आप इसमें क्या क्या कह रहे हैं अल्लाह से, आपको पता है? मुखातब किससे हैं? अल्लाह से। बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता ही नहीं मांग क्या रहे हैं। तो मेरे पास उन्होंने 10 बंदे लाए, 10 आदमियों में से एक भी तर्जमे के साथ नहीं समझ सका। तो फिर उन्होंने कहा कि उस शराबी में और इसमें, इनमें क्या फ़र्क रह गया? बिल्कुल सही है। वो भी नहीं समझ कर रहे, ये भी नहीं समझ कर। मतलब ये कि समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। सर हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बिल्कुल। यानी असल प्रोसेस पढ़ना पढ़ाना नहीं है, रट्टा लगाना, असल प्रोसेस है सीखना और सिखाना। ठीक है। जब आप कोई चीज़ सीखेंगे इंशाल्लाह इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। मैंने ड्राइविंग 90s में सीखी, आज तक दोबारा नहीं सीखनी पड़ी। ठीक हो गया। मैंने 2001 में इंग्लिश सीखी। आई यूज्ड एवरीवेयर whenever I need, so I don't need to learn it again because it is a part of my personality now. So जब आप सीखते हैं वो चीज़ आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। ऐसे ही नाज़रीन आप भी सुन रहे हैं और ज़रूर सवाल कीजिएगा आप इनसे। इन्होंने अपना नंबर भी सेंड दरमियान में किया है कि आप अपने बच्चे को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, सलाहियत क्या है, सीखना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, कैसे इन्होंने सिखाना है। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि इसमें उम्र की कैद है कि बच्चा सीख सकता है या बूढ़ा भी सीख सकता है कोई? सर 2003-4 की बात है। मेरे पास एक आर्मी के हमारे दोस्त थे मेजर, वो आए, उनकी वाइफ जो है ना बिल्कुल स्कूल में नहीं गई थी। ठीक है। मेरे पास आए कि सर मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, ये मेरी कज़न है और साथ मेरी बीवी भी हैं, काइंडली आप इन्हें इंग्लिश सिखा सकते हैं ताकि ये लोगों के साथ उठ बैठ के बात करें। मैंने अपनी टीचर को बुलाया, उन्हें उनका प्लान दिया कि भाई इस तरह आपने इन्हें सिखानी है। बिल्कुल ठीक है। 2 माह पूरे नहीं हुए तो वो बंदा भी आया, कहता है सर मैंने भी इंग्लिश सीखनी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मैंने पूछा हुआ क्या है? मेजर साहब हाँ। कहते यार 1.5 महीना आया तो ये मेरिया गलतियां कढ़न लग पई, मैनू वक्त पा देता है। तो इसलिए जब आप सही चीज़ सीखते हैं तो फिर चीज़ें आप फ़र्क करते हैं। एक बंदा है वो 10 साल एक गलत बंदे से, ऐसा बंदा जिसे खुद एक्टिंग नहीं आती, अगर एक्टिंग सीखता हो हाँ तो ज़ीरो है। तो 10 साल बाद वो गए जी मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, अगली एबिलिटी जो है उसके अंदर वो भी गई, खत्म हो गया ना वो। बेड़ा गर्क हो जाता है बंदे का। तो इसलिए मैं एंड पे ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि भाई आप किसी किस्म के बंदे हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप 70 इयर्स के ओल्ड के बंदे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम सीखना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह वी आर विद यू। थैंक यू सो मच कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन आपने सुना भी और आपने रब्ता भी करना है, हमसे करें, कमर साहब से करें, आप पहुंच जाएंगे इनके पास। तो मैं इदारों से भी मुखातब हूँ कि हम ट्रेनिंग के लिए बढ़ रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग भी है, पुलिस ट्रेनिंग भी है, सियासी ट्रेनिंग भी है, बेशुमार ट्रेनिंग होती हैं जिनमें बंदा कहता है कि मैं बोलूँगा कैसे। हमारे सियासतदान जो कि पूरे मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं, लेकिन उनको जब स्टेज पे बोलना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए बोलना। तो ये गूंगू की तरह खामोश खड़े रह जाते हैं और कहते हैं जो पिछले ने कहा जी वही ठीक है। इसी तरह हमारे पढ़े लिखे डिग्री हाथ में लिए लोग जब स्टेज की तरफ आते हैं तो टांगें कांप रही होती हैं ना उनकी, वो कहते हैं कांपे टांग रही होती है। तो वो भी कहते हैं जी जो मेरे बड़े भाई ने कह दिया जी मैं इस पे एंड करता हूँ। तो एंड ना करें, आप में बोलने की सलाहियत है। आज मुझे ये मालूम हुआ है कि कोई बंदा गूंगा नहीं है यार, बोल सकता है, सिर्फ उसे बोलने का जरिया चाहिए, एक हौसला चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई पीछे बैकअप मजबूत चाहिए। तो उस बैकअप को हासिल करने के लिए ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा और प्रोग्राम देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।